नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। खबरों की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ करते हैं। देहरादून में आपको बता दें कि आजीविका गारंटी मिशन वीबी रामजी को लेकर जानकारी साझा की गई। उत्तराखंड के कृषि मंत्री डॉक्टर गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास और आजीविका की दिशा में क्रांतिकारी योजना विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन वीबी जी राम जी को लेकर जानकारी साझा की। मिशन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण और वर्ष 2047 तक समृद्ध भारत के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पंजीकृत परिवारों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाएगा। खेती के पीक सीजन में मजदूरों की कमी ना हो, इसके लिए सरकार वर्ष में 60 दिन ऐसे तय करेगी जब इस योजना के तहत कार्य नहीं होगा। इससे मजदूर खेतों में काम कर सकेंगे। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि आज जो मनरेगा का नाम हमारी सरकार ने बदला है, उसको लेकर विपक्ष के नेता भ्रांतियां फैला रहे हैं। गणेश जोशी ने यह भी कहा कि समय समय पर केंद्र की सरकारों ने इस योजनाओं का नाम बदला हुआ है। जवाहर रोजगार योजना भी इसका नाम दिया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर थी। बाद में इसे बदल दिया गया और यह भी कहा कि सरकार का मकसद इस योजना को और सशक्त करना है। विपक्ष के आरोप निराधार हैं और उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज जो मनरेगा का नाम हमारी सरकार ने चेंज किया है, उसको लेकर के भ्रांतियां हमारे पक्ष के साथी फैला रहे हैं। और मैं कह चुका हूं कि समय समय पर केंद्र की सरकारों ने इस योजनाओं का नाम चेंज किया है। जवाहर रोजगार योजना जिसको नाम दिया, कोई जवाहरलाल जी के नाम पर थी, बाद में चेंज कर दिया। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद इसके माध्यम को इस योजना को और सशक्त करना है। हमने 100 दिन की जगह 125 दिन सुनिश्चित किए। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 60 दिन खेती के लिए इसमें से निकाले जाएंगे। तो इसलिए विपक्ष के जो हमारे साथी जो कहना चाह रहे हैं वो निराधार है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। ठीक। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर खेल प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत अभिनंदन भी किया। स्टेडियम में उत्साह और खेल भावना का माहौल देखने को मिला। सांसद खेल महोत्सव में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जनपदों बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिताओं के तहत बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने यह आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्तियां छीनी गई और उन्हें लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर किया गया। महामंडलेश्वर ने सवाल उठाया कि जब पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के दुकानों, मकानों और जमीनों पर कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि वहां की प्रधानमंत्री को भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, जो स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने इसे केवल धार्मिक मुद्दा नहीं बताते हुए यह भी कहा कि ये एक व्यापक वैश्विक साजिश का हिस्सा है, जिसमें हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हिंदू समाज से संगठित होने की अपील करते हुए ये कहा कि भारत सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि देश और सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख करते हुए ये वहां पर लगातार सामने आ रही घटनाओं पर चिंता जताई और राज्य सरकार की भूमिका पर कड़े सवाल खड़े किए। देखिए, बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां के हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये
भारत और पाकिस्तान के विभाजन से लेकर अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर पाकिस्तान से ही अलग राज्य हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र हुआ, उसमें हुआ, और अब जब से राज्य परिवर्तन हुआ है अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी संपत्तियां छीनी गई है। इसमें कोई भी मानवाधिकार आयोग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चलाने वाले संगठन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हिंदुओं की हत्या हो रही है। इधर तीर्थ नगरी हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर, क्लीन जनपद बनाने के लिए सफाई अभियान का सफलतापूर्वक 1 माह 2 दिन से निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर धरातल पर दिखने लगा है। सफाई अभियान नगरीय क्षेत्र से लेकर गांव, कस्बों एवं सड़क मार्गों पर भी निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जनपद हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित निरंतर प्रयासरत हैं एवं चल रहे सफाई अभियान का निरंतर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। BHEL नगर प्रशासक संजय पवार ने यह अवगत कराया कि BHEL प्रशासन विभाग द्वारा लगभग 80 कर्मियों की CISF टीम के संयुक्त सहयोग से मध्य मार्ग एवं CISF परिसर, पुल, बैरियर संख्या 7 एवं शिवालिक चौराहे के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान संचालित किया गया, जिसके क्षेत्र के अंतर्गत कचरा एवं प्लास्टिक एकत्रित कर सफाई कराई गई तथा सड़क किनारे झाड़ियों की कटान भी कराया गया। इधर आपको बता दें कि तमाम जो चीजें चल रही थी चमोली को लेकर, वो अब एक बार फिर से सामने आ रहा है। चमोली में भालू को लेकर जो हमले की जो घटनाएं थी वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पोखरी ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर में आज सुबह क्लास में पढ़ रहे एक छात्र को भालू ने उठा लिया, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्चे चीखते चिल्लाने लगे और जिसके बाद एक शिक्षक और एक छात्रा ने साहस दिखाते हुए झाड़ी से भालू के चंगुल से छात्र को बचाया। इतना ही नहीं, नारायण बगड़ ब्लॉक के मरोड़ा गांव में भी भालू ने एक व्यक्ति पर हमला करके घायल कर दिया। लगभग 4:30-5 के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम मरोड़ा में एक शख्स कम से कम लगभग 50 वर्षीय भालू के हमले द्वारा घायल किए गए हैं। तो उनके घायल की स्थिति जानने हम लोग यहाँ पे मौके पर पहुँचे। उसके बाद यहाँ पर उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगढ़ लाया गया है और इनकी प्राथमिक स्थिति गंभीर घायल की लग रही है और इनको हायर चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया है। और इन दौरान हमने अभी घायल को तत्काल सहायता देने के लिए एक फौरी राहत के तौर पर 15,000 रुपये अपने स्वयं के स्तर से अभी मुआवजे के तौर पे दिए हैं और गंभीर घायल की श्रेणी में उचित मुआवजा जो भी सरकार के मानकों के अनुसार है वो उनको तत्काल मिलने के लिए कार्रवाई की जा रही है और उसके लिए उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। और इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोग भी कार्रवाई तत्काल करते हैं। बहुत दुखद घटना है और इस बार पता नहीं क्यों ऐसी, चाहे भालुओं के हमले की बात हो चाहे बाघ की बात हो, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये किसी के हाथ में नहीं है। या ऐसा नहीं कि कोई कर रहा होगा या किसी के हाथ में है कि कोई इसको कर रहा होगा, लेकिन ये घटना हुई है बहुत दुखद है और इस घटना के प्रति हमारा खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जिस प्रकार से अगर ये घटना हुई है तो इस अभी तक तुरंत संज्ञान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कोऑर्डिनेटर माननीय दानव जी को, अभी CM साहब को इसका संज्ञान दिलाया है। अभी DM साहब को से मेरी बात हुई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनेत्रा जी, आप हर समय हर खबरों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपका विशेष धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से आज
कल जो हालात पूरा प्रदेश में बने हुए हैं, जंगली जानवरों का आतंक आए दिन बढ़ते जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत चिंतनशील है। देखिए, जिस ढंग से ये मामला कोई प्रदेश का ही मुद्दा नहीं रहा है, ये देश की संसद में भी इस क्षेत्र के सांसद अनिल बलौनी जी के माध्यम से देश की संसद में भी इस सवाल को उठाया गया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ इस बात को कह रहा हूं कि संसद में कई हुई बात का भी असर नहीं हुआ है। अभी तक भी उत्तराखंड सरकार ने इस भालू को, बाघ को और जो जिस प्रकार के ये आत्मघाती जो हमले जानवरों के द्वारा हो रहे हैं, उनको शूट करने के लिए कोई भी आदेश नहीं किया गया है। क्या 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 हुआ बच्चा, क्या हुआ है, क्या हुआ? सर हम आ रहे थे सर, भालू इसको लेके सीधा उधर गया। हाँ? यहाँ से पकड़ करके और इसके पीछे जिसको बचाने के लिए बालिका गई, इसको भी चोट आई है। आज हमने विद्यालय देर से शुरू किया था, हमने कहा था 9 बजे बाद आप विद्यालय में आना। ये बच्चे 9:15 साढ़े 9 के करीब विद्यालय पहुंचे हैं और फिर से ये घटना आज भालू ने फिर से क्लास में आकर के, मतलब बच्चे स्कूल में आ गए थे, उसके बाद इसने इसको भगाया है, उसको झपटा दिया है और ये झाड़ियों से लाए हम इसको। तो बच्चों ने हल्ला किया होगा तो वो भाग गया पीछे से, यहाँ से उसको पकड़ा है। यहाँ से बहुत खतरनाक है भाई, बहुत संवेदनशील है। और कल इतनी बड़ी घटना हुई और प्रशासन ने अभी तक स्कूलों के लिए कोई डायरेक्शन नहीं किए हैं। हमने खुद बोला है कि हम विद्यालय को देर से करेंगे, सारे अभिभावकों को फ़ोन करके कि बच्चों को 9 बजे बाद भेजें। उसके बावजूद और आप देखेंगे कि स्कूल के बगल से ही झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, पूरे गांव खाली है और झाड़ियाँ हैं एकदम। तो यहाँ पर से इसको उठाया है, यहाँ से और यहाँ से फिर ये इस रास्ते से भाग करके, और जहाँ पर वो बच्चा मेरे को मिला है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पीछे से दौड़ करके आया हूँ तो ये देखो ऐसी झाड़ियाँ हैं, ये ऐसी झाड़ियाँ हैं और ये बच्चा जो मुझे मिला वो यहाँ मिला है इस झाड़ी के अंदर। इधर उत्तरकाशी पर्यटन गांव नटीन में 3 दिवसीय पांडव नृत्य का दिव्य आयोजन किया गया। विकासखंड भटवाड़ी के पंचगाई नटीन में 3 दिवसीय पांडव नृत्य का आयोजन चल रहा है, जिसे ग्रामीणों का इस बार कुछ नए तरीके से कर रहे हैं। और पांडव नृत्य में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान और ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी ममता पवार मौजूद रहे। ग्राम प्रधान नटीन सोना धनवाड़ व महिला मंगल दल एवं मालगुजार बचन सिंह रावत के द्वारा अतिथियों का फूल मालाओं, अंगवस्त्र और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों के द्वारा इसे पौराणिक धरोहर को संजोकर रखने के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद भी किया गया। नटीन गांव में 3 दिवसीय पांडव नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे यहाँ के ग्राम प्रधान सोना थलवाण के द्वारा दिव्य और भव्य रूप से किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो ये पौराणिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इसलिए हमने इसे एक नया आकार देकर इस पांडव लीला को कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है ऐसे कार्यक्रम को करती रहे। इधर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा होती आ रही है। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। विपक्ष भी खाली पड़े 5 पदों और कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल खड़े करने लग गया है। भाजपा के कई विधायक भी मंत्रिमंडल की हसरतें पाले हुए हैं, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उनकी हसरतें पूरी हों, ये वो खुद भी चाहते हैं। राजनीति में जब तक विस्तार नहीं होता तब तक अटकलें भी आएंगी, बाकी ये केवल मुख्यमंत्री के हाथ में है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। तो चाहते हैं उनकी हसरतें पूरी हो, और जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक अटकलें भी लगेंगी। राजनीति है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है
कि वो अपने मंत्रिमंडल का कब विस्तार करते हैं। इधर संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की पहल स्वर्गीय वाजपेयी की कविताओं के माध्यम से उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 24 दिसंबर को संस्कृति प्रेक्षागृह देहरादून से किया जाएगा। इसके बाद 25 दिसंबर 2025 से इस संगोष्ठी का आयोजन प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भी किया जाएगा। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने ये कहा कि आयोजन स्वर्गीय अटल जी के आदर्शों, उनके सुशासन के दृष्टिकोण और उनकी कविताओं के माध्यम से उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इस संगोष्ठी में दी जाएगी और इसको लेकर आपको बता दें कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर इस संगोष्ठी ये आयोजित किया जा रहा है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पीढ़ी के जो कविताएं हैं उनके माध्यम से उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। विभागों में आउटसोर्स और बैकडोर भर्ती को बंद करने हेतु प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि विभागों में आउटसोर्स और बैकडोर भर्ती हो रही है, जिसकी वजह से बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। नेता आज अपने जान पहचान के लोगों को विभागों में भर्ती करवा रहे हैं। सरकार आयोग पर इतना पैसा किस लिए बर्बाद कर रही है जब आयोग से भर्ती नहीं निकल रही है। उपनल के माध्यम से कोई भर्ती हो जाती है, उसके बाद परमानेंट की मांग करता है। उत्तराखंड में 10 लाख युवा बेरोजगार हैं। सरकार को जल्दी इन विषयों पर काम करना होगा। अगर सरकार जल्दी कोई कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। एकत्रित हुए हैं कि हम जो यूकेपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि बैकडोर भर्ती को बंद किया जाए, भर्ती है वो भी भर्ती में समान अधिकार लागू हो, क्योंकि क्या है ना कि जो संविदा करनी है उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। लोग भी इसका ये मांगे कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है, हमारा नुकसान है। जो विद्यार्थी इतने समय से तैयारी कर रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा है, उसका नुकसान है इस चीज़ में, क्योंकि वो बच्चा मेहनत कर रहे हैं, वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उन्हें जेई की वैकेंसीज और ए की वैकेंसीज हो नहीं रहे। ये सरकारों को बस सोचना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे यूकेपीएससी, यहाँ पे जो आज परेड ग्राउंड पे जो सारे बच्चे आए हैं, तो हमारी मांग है कि यूकेपीएससी की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारी लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद बस यही बात खबरें आती है कि संविदा में लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। भाई हम कहाँ जाए, हम तैयारी करने वाले बच्चे, हम लोग सीधी भर्ती में हमारे कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। जो भी सरकार को जो करना है करे, पर हमारे जो सीधी वाले भर्ती वाले सीधी भर्ती से ही आनी चाहिए। मेरी ये मांग है। देखिए मांगे क्या है, मांगे वही है। हम ये चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, बैकडोर के माध्यम से हो रही हैं, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही हैं, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही हैं। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5, 6, 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो
10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा? हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो और ताला लगा के सारे बेरोजगारों को ये कह दो कि आप उपनल के फॉर्म भरो, आप जो है संविदा के फॉर्म भरो और आप जो है बैकडोर के माध्यम से नेताओं के आशीर्वाद से कह दो कि मुझे लगा दो और फिर 10-10 साल बाद सबको परमानेंट कर दो। तो फिर आयोगों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कानून व्यवस्था सुधारना इस सरकार के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती और मारपीट की घटनाएं साफ तौर पर अब आम हो चुकी हैं। सूर्यकांत धस्माना ने राजधानी देहरादून की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजपुर रोड, सुभाष रोड, जीएमएस रोड, हरिद्वार रोड और ईसी रोड पर जगह जगह जाम ही जाम है। स्कूल और ऑफिस के समय ही नहीं बल्कि रात 11 बजे तक शहर जाम से जूझ रहा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। व्यवस्था सुधारने का अब मैं समझता हूं कि इनके बस की बात नहीं है। कानून व्यवस्था ही नहीं सुधार सकते। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, हत्या, लूट, डकैती सरेआम रोजाना आप देखते हो, रील्स जारी होती हैं जिसमें झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं लोग, ट्रैफिक में बहुत बुरा हाल है। पूरे राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था, राजधानी की, जहाँ पूरे राज्य की तस्वीर उसका आप कल्पना कर सकते हैं। उस देहरादून में जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था खत्म है, चारों तरफ जाम ही जाम है। कहीं आप चले जाए, राजपुर रोड चले जाइए, आप सुभाष रोड चले जाइए, आप जेएमएस रोड चले जाइए, आप हरिद्वार रोड चले जाइए, आप ईसी रोड चले जाइए, कहीं भी आपको जाम से निजात नहीं मिलेगी। सारे चौराहे ट्रैफिक से जाम है। स्कूल छूटने के समय, स्कूल लगने के समय, ऑफिस छूटने के समय, सुबह, दिन में, शाम को, रात को 11-11 बजे तक जाम है। जाम की स्थिति पूरे शहर के अंदर है, पूरे देहरादून में है, पूरे राज्य में ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कानून व्यवस्था के बारे में आपने कहा, कानून व्यवस्था सुधारना इस सरकार की बस की बात नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां मैदानी इलाके घने कोहरे और भीषण ठिठुरन की चपेट में हैं, तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने सोमवार को राज्य के 2 मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। तो वहीं 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, रुड़की और ऋषिकेश जैसे मैदानी क्षेत्र पिछले कई दिनों से घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई है और जिससे रेल और हवाई सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में कठिनाई भी आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल पश्चिमी विक्षोभ के तुलनात्मक रूप से निष्क्रिय रहने के कारण पोस्ट मॉनसून सीजन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा बढ़ता प्रदूषण भी कोहरे को स्मॉग में बदलकर दृश्यता कम करने का एक मुख्य कारण माना जा रहा है। सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गांव कौब में पिछले 1 महीने चला कोबेश्वर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरकार शानदार समापन हो गया, जिसमें खैनोली 11 ने चजदौला 11 को हराकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा किया। समापन समारोह के अवसर पर थराली के विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यगण इन क्षणों के साक्षी बने और खैनोली 11 ने टॉस जीतकर चंदौला 11 को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चंदौला 11 ने पहले खेलते हुए 16 ओवर में 7 विकेट खोकर 101 रन बनाए और जिसके जवाब में खैनोली 11 ने 15.1 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 102 रन बनाकर लखपति कप पर कब्जा कर लिया। कोबेश्वर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम वर्ष जो हमारे कमेटी द्वारा, ग्राम सभा कौर द्वारा कराया गया, तो उसमें मैं सबसे पहले महादेव को नमन करते हुए, नमन बाबा को नमन करते हुए और साथ ही जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं
धन्यवाद आभार करता हूं। और उसी के साथ हमारे नवयुवक मंगल दल और साथ ही पूरी ग्राम सभा की महिला शक्ति महिला मंगल दल का धन्यवाद आभार करता हूं, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया और टाइम पर हमारे बीच आते रहे। अपना उन्होंने बहुत आशीर्वाद हमको दिया, हमारी पूरी कमेटी को दिया। और जो हमारे पास 32 टीमें आई, काफी अनुभवी और काफी अच्छी टीमें आई, काफी अच्छा परिचय भी उन्होंने दिया। आपके चैनल के माध्यम से कई बार हमको न्यूज़ें और क्षेत्र के समाचार सुनने का देखने का मौका मिलता है। आज जो फाइनल का जो मैच चल रहा है, मैं दोनों टीमों को शुभकामनाएं दूंगा, चाहे वो अपने चंदोला जी की टीम हो या वो खैनोली वाली टीम हो, दोनों को जो भी जीते दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और ऐसे मैच हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। मेरा अपने क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि देखो, हम क्षेत्र में जो हमारे नए जो लड़के हैं, जो लड़के क्षेत्र में हमारे स्पोर्ट्स में हैं, उनको ऐसे मैचों का जब हम आयोजन करते हैं तो उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का एक मौका मिलता है। इन मैचों के माध्यम से वो अपने आप को आगे ले जाते हैं। तो ऐसे मैच हमारे ऐसी टूर्नामेंट्स हमारे पूरे विधानसभा में होने चाहिए, पूरे क्षेत्र में होने चाहिए, पहाड़ में होने चाहिए। और हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी जैसे हमारे भारतीय कप्तान रहे हैं, वो इन्हीं टेढ़े मेढ़े खेतों में, इन्हीं सीढ़ीदार नुमा खेतों में उन्होंने। राजधानी देहरादून में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे वकीलों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और यही कारण है कि सरकार को चेताने के लिए वकीलों ने आज मार्च निकाला। वकीलों का मार्च हरिद्वार रोड से प्रिंस चौक, गांधी रोड और दर्शन लाल चौक होते हुए घंटाघर पहुंचा। घंटाघर पर वकीलों ने रोड जाम किया। वकीलों ने साफ किया कि अब वो सरकार के आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि अभी भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो अब उनका ये प्रदर्शन उग्र रूप लेगा। वकीलों के प्रदर्शन के चलते आज सोमवार को कोर्ट परिसर में बस्ता, टाइपिंग, स्टाम्प वेंडर को पूर्णतः बंद रखा गया, साथ ही रजिस्टर ऑफिस को भी पूर्णतः बंद रखा गया। दरअसल देहरादून के अधिवक्ताओं ने जिला जज न्यायालय परिसर में रैन बसेरा बनाए जाने का विरोध किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायालय परिसर में वकीलों और अन्य कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, जिस कारण उन्हें आवंटित की गई भूमि कम पड़ रही है। देखिए, अधिवक्ताओं की एक जायज मांग है और अधिवक्ता पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर हैं। अधिवक्ताओं की जो मांग है वो चैम्बरों की मांग है और चैम्बर बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग है। सरकार को हमने 18/11/2025 को अपनी संघर्ष समिति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमारी मांगें थी, कुछ मांगें थी कि हमें नई जिला जजी में जो हमें भूमि आवंटन की है उसमें चैम्बर बना के दें, क्योंकि प्रदेश में देहरादून में 5000 अधिवक्ता पंजीकृत हैं जो कि न्यायिक कार्य करते हैं। जब से नई जिला जजी बनी है, यानी जिला जज का प्रांगण बना है, अधिवक्ताओं के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। 2013 की सरकार से जब से जिला न्यायालय बनने की शुरुआत हुई थी, उस सरकार ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया और वो जो मूर्त रूप ले चुका है वो समस्या आज खड़ी हो गई है। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।